चलो आज हम लोग करने जा रहे हैं स्टार्ट मास ट्रांसफर कोफिशिएंट। देखो, मास ट्रांसफर के बहुत सारे ऐसे एप्लीकेशंस हैं जहाँ पे फ्लूइड का फ्लो बहुत ही कॉम्प्लेक्स होता है, पूरी तरीके से समझ में नहीं आता है, मतलब जटिल है, कॉम्प्लेक्स। और जो कन्वेक्टिव मास ट्रांसफ़र है, दो टाइप के मास ट्रांसफ़र होते हैं, मॉलिक्यूलर मास ट्रांसफ़र और कन्वेक्टिव मास ट्रांसफ़र। कन्वेक्टिव मास ट्रांसफ़र का मतलब ऐसा मास ट्रांसफ़र जहाँ पे फ्लूइड के अंदर बल्क मोशन हो। मॉलिक्यूलर बल्क मोशन की बात अलग है, मैं यहाँ बात कर रहा हूँ फ्लूइड के अंदर बल्क मोशन। जैसे कि आपने स्पून से किसी फ्लूइड को स्टीर कर दिया या किसी पंप की सहायता से किसी फ्लूइड को पास करा दिया, तो ऐसे केसेस में जहाँ पे फ्लूइड के अंदर बल्क मोशन हो, जिसको हम ऑब्जर्व कर सकते हैं नंगी आंखों से, जहाँ पे एडीज का डेवलपमेंट होगा, ऐसे केसेस में मास ट्रांसफर रेट को निकालने के लिए हम मास ट्रांसफर कोएफिशिएंट का यूज़ करते हैं। ठीक है। तो अगर हम बात करें स्टैग्नेंट फ्लूइड में, देखो स्टैग्नेंट मतलब स्थिर। स्टैग्नेंट फ्लूइड तथा लेमिनार फ्लो सिस्टम में, जहाँ पे फ्लो लेमिनार फ्लो में फ्लो हो रहा हो, मास ट्रांसफर मैकेनिज्म को, मास ट्रांसफर के मैकेनिज्म को मॉलिक्यूलर डिफ्यूजन, मॉलिक्यूलर डिफ्यूजन मॉडल की सहायता से, मॉडल की सहायता से अच्छी तरीके से, अच्छी तरह से समझा जा सकता है। तथा मास ट्रांसफर रेट को मॉलिक्यूलर डिफ्यूजन से फाइंड किया जा सकता है। ठीक है। किस केस में? जब फ्लो स्टैग्नेंट हो या लेमिनार फ्लो, क्योंकि ऐसे केसेस में कोई भी एडीज का फॉर्मेशन नहीं होता है। लेकिन यदि फ्लो टर्बुलेंट फ्लो होगा, टर्बुलेंट फ्लो के केस में, जहां एडीज डिफ्यूजन
मैकेनिज्म, दो मैकेनिज्म होते हैं, मॉलिक्यूलर, एक तो मॉलिक्यूलर डिफ्यूजन, एक एडी डिफ्यूजन। तो टर्बुलेंट फ्लो के केस में कौन सा मैकेनिज्म काम में आएगा? एडी डिफ्यूजन मैकेनिज्म। लेकिन टर्बुलेंट फ्लो के केस में जहाँ एडी डिफ्यूजन मैकेनिज्म की सहायता से मास ट्रांसफर को एक्सप्लेन किया जा सकता है, किया जाता है वहाँ केवल मॉलिक्यूलर डिफ्यूजन मैकेनिज्म के, केवल मॉलिक्यूलर डिफ्यूजन मैकेनिज्म पर्याप्त नहीं होता है। पर्याप्त नहीं होता है, यानी ऐसे केस में जहाँ पर एडीज का फ्लो हो, यानी टर्बुलेंट फ्लो वाले केस में, वहाँ पे केवल और केवल मॉलिक्यूलर डिफ्यूजन के मैकेनिज्म से मास ट्रांसफर को एक्सप्लेन करना पर्याप्त नहीं हो पाता है। वहाँ पे हमें क्या चाहिए? एडी डिफ्यूजन को भी हमें लेना पड़ेगा, क्योंकि वहाँ पे कौन सी मैकेनिज्म चाहिए? एडी डिफ्यूजन के मैकेनिज्म को हमें लेना पड़ेगा। ठीक है, क्लियर है? तो ऐसा कौन सा केस है? तो ऐसे केस में हम जैसे कि मास ट्रांसफर, तो मैंने क्या बोला, समझा आपने? जहाँ पर फ्लो टर्बुलेंट फ्लो होगा उसमें केवल और केवल मॉलिक्यूलर डिफ्यूजन पर्याप्त नहीं होगा, उस केस में हमें एडी डिफ्यूजन की मैकेनिज्म का हेल्प लेना पड़ता है, उसकी सहायता से हम मास ट्रांसफर को एक्सप्लेन करते हैं। तो ऐसे केस में मास ट्रांसफर रेट निकालने के लिए हमें, जैसे कि फॉर एग्जांपल यदि एक फ्लैट प्लेट है और उस पर कुछ फ्लूइड का फ्लो हो रहा है और फ्लो टर्बुलेंट फ्लो है, ऐसे केसेस में मास ट्रांसफर को एक्सप्लेन करने के लिए हमें बेटा ये बाउंड्री लेयर फॉर्मेशन हुआ आपके पास, यानी इतने रीजन में फ्लो अफेक्ट है किससे? इस सॉलिड के सरफेस से। तो ऐसे केस में जो एडीज होंगे, जो पास में फ्लूइड होगा, जो भी फ्लूइड, यहाँ पर 3 लेयर का फॉर्मेशन होगा, ध्यान से समझिएगा। यहाँ तक तो लेमिनार फ्लो होगा, ये आपका लेमिनार फ्लो है। तो ऐसे केस में मास ट्रांसफर रेट को एक्सप्लेन करने के लिए मेरे पास कौन सी मैकेनिज्म है? मॉलिक्यूलर डिफ्यूजन मैकेनिज्म है। लेकिन अगर फ्लो टर्बुलेंट होगा तो वहाँ पे, तो यहाँ पे जो फ्लो होगा वो लेयर बाय लेयर के फॉर्म में होगा। लेमिनार फ्लो है, तो जो भी फ्लूइड के मॉलिक्यूल्स होंगे वो लेयर के फॉर्म में मूव करेंगे। बल्क मोशन तो है, लेकिन ऐसे केसेस में मास ट्रांसफर को एक्सप्लेन करना आसान होगा, क्योंकि ऐसे केसेस में मॉलिक्यूल्स का फ्लो जो है वेल अंडरस्टूड है। लेकिन अगर जैसे हम बात करेंगे एडीज में, यहाँ पे एडीज का फॉर्मेशन देखो, यहाँ पे 3 लेयर का फॉर्मेशन होगा, यहाँ पे एडीज बनना शुरू हो जाएगा, एडीज भंवर। जैसे ही हम टर्बुलेंट फ्लो में एंटर करेंगे बेटा, वहाँ क्या आएगा? एडीज का फॉर्मेशन शुरू हो जाएगा, एडीज भंवर। और जहाँ एडीज का फॉर्मेशन होगा वहाँ पे मास ट्रांसफर को मॉलिक्यूलर डिफ्यूजन के द्वारा एक्सप्लेन नहीं कर सकते हैं। तो इस केस में जो मैकेनिज्म है वो कौन सा मैकेनिज्म है मास ट्रांसफर का? मॉलिक्यूलर डिफ्यूजन। इसमें कौन सा मैकेनिज्म है बेटा? एडी डिफ्यूजन।
जो मैकेनिज्म है इसके अंदर मॉलिक्यूलर डिफ्यूजन है, इसके अंदर क्या है, एडी डिफ्यूजन है। क्लियर। और अगर आप देखोगे जैसे ही इडीज का फॉर्मेशन हुआ, लेकिन एक जो रीजन है जो सरफेस के पास में है, ये जो लाइन है वो क्या कर रहा है कि ये पूरे फ्लो को दो रीजन में डिवाइड कर रहा है। एक जहाँ पे एडीज है, एक जहाँ एडीज नहीं है। तो जो एडीज नहीं है यानी भले ही फ्लो टर्बुलेंट है, लेकिन एक जो रीजन है जो बहुत ही सरफेस के पास में है, ऐसे रीजन में कोई भी एडीज नहीं दिख रहे हैं आपको। यानी यहाँ पे जो मास ट्रांसफर होगा कैसा होगा, वो लेमिनार फ्लो की तरह ही होगा। यानी उसके अंदर कौन सी मैकेनिज्म होगी बेटा, मॉलिक्यूलर डिफ्यूजन होगी। क्योंकि एडी डिफ्यूजन तभी आएगा जब क्या होगा, जहाँ पे एडीज का फॉर्मेशन होगा, जहाँ फ्लो वेल अंडरस्टूड नहीं होगा। तो यहाँ पर भी इस रीजन में भी कौन सा मैकेनिज्म होगा, मॉलिक्यूलर डिफ्यूजन। मॉलिक्यूलर डिफ्यूजन। तो आप देखेंगे ये जो फ्लो है बेटा वो टर्बुलेंट फ्लो है। ये जो पूरा फ्लो है वो टर्बुलेंट फ्लो का केस है। लेकिन इस टर्बुलेंट फ्लो में जो एक रीजन जो सरफेस के पास में है वो कैसा है, लेमिनार फ्लो है। क्योंकि सरफेस तो जो भी मॉलिक्यूल सरफेस के पास में होंगे वो क्या होंगे, वो स्लो हो जाएंगे। लेकिन जो सरफेस से दूर होंगे वो फास्ट होंगे, उसके अंदर एडीज का फॉर्मेशन ज़्यादा होगा। ठीक है। बात समझ में आ रही है। तो जहाँ भी मॉलिक्यूलर डिफ्यूजन है, मॉलिक्यूलर डिफ्यूजन में फ्लक्स को डिफाइन करने के लिए हमारे पास क्या है, फिक्स लॉ। ठीक है। इस जो ये रीजन है बेटा इसको बोलते हैं टर्बुलेंट कोर, जहाँ पे मेन टर्बुलेंट कोर है, टर्बुलेंट कोर। और इसे बोलते हैं विस्कस सब लेयर रीजन, विस्कस सब लेयर रीजन। आप ये जो रीजन है जहाँ पे एडीज नहीं है, ये वाला पोर्शन, ये वाला पोर्शन विस्कस सब लेयर रीजन। तो जहाँ पे विस्कस सब लेयर रीजन मतलब जहाँ पे एडीज का फॉर्मेशन नहीं है, ऐसे केसेस में मास ट्रांसफर रेट को एक्सप्लेन करने के लिए हम कौन सा मैकेनिज्म यूज करेंगे, मॉलिक्यूलर डिफ्यूजन का। और जहाँ पे मेन जो मेजर पोर्शन है, अधिकांश पोर्शन जो है टर्बुलेंट फ्लो का, वो कैसा है, टर्बुलेंट कोर है, जहाँ पे एडीज का फॉर्मेशन है। ऐसे केसेस में हम मास ट्रांसफर को मॉलिक्यूलर डिफ्यूजन के द्वारा एक्सप्लेन नहीं कर सकते हैं, है कि नहीं। उसमें एडी डिफ्यूजन का रोल है। तो केवल यानी इसके अंदर मॉलिक्यूलर डिफ्यूजन तो हो ही रहा होगा, साथ साथ में मॉलिक्यूलर डिफ्यूजन के साथ साथ एडी का भी रोल है कि नहीं। तो हम यहाँ पे दिखा सकते हैं कि विस्कस सब लेयर रीजन में, विस्कस सब लेयर रीजन में मास ट्रांसफर रेट को मॉलिक्यूलर डिफ्यूजन मैकेनिज्म की सहायता से एक्सप्लेन कर सकते हैं। परंतु टर्बुलेंट कोर, ये जो रीजन है ये वाला, टर्बुलेंट कोर रीजन में मास ट्रांसफर रेट को एडी डिफ्यूजन मैकेनिज्म
से एक्सप्लेन करते हैं। ठीक है, तो आपको पता होगा मॉलिक्यूलर डिफ्यूजन वाले केस में, जो मॉलिक्यूलर डिफ्यूजन में जो मास ट्रांसफ़र रेट होता है वो क्या होता है, डिफ्यूजिविटी और कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट के समानुपाती, यानी फिक्स क्लास है ना। यहाँ पे आप देखेंगे मॉलिक्यूलर मॉलिक्यूलर डिफ्यूजन में मास ट्रांसफ़र रेट मॉलिक्यूलर डिफ्यूजन में मास ट्रांसफ़र रेट इतना एक्सप्लेन में मैंने, इतना डिटेल में मैं नहीं जाना चाहता हूँ। एक काम करते हैं, यहाँ पे थोड़ा सा मैं, तो अभी समझ में आ गया आपको, दो रीजन आ गया। एक तो कौन सा, जहाँ पे एडीज है, जहाँ पे एडीज नहीं है। जहाँ पे एडीज है वहाँ पे हम कौन सा यूज़ करेंगे मैकेनिज्म, एडी डिफ्यूजन मैकेनिज्म। ठीक है, तो एडी डिफ्यूजन मैकेनिज्म में जो मास ट्रांसफर रेट होगा उसको निकालने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, मास ट्रांसफर कोफिशिएंट। यानी हम सिंपल सा ऐसे बोलते हैं कि ऐसे कंडीशन जहाँ पे मास ट्रांसफ़र पूरी तरीके से एक्सप्लेन नहीं हो पाया है, जहाँ फ्लो बहुत ही कॉम्प्लेक्स है, ऐसे केसेस में मास ट्रांसफर रेट को निकालने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, मास ट्रांसफर कोफिशिएंट। ठीक है, अतः ऐसे मास ट्रांसफर एप्लीकेशंस, ऐसे मास ट्रांसफर एप्लीकेशंस यानी अनुप्रयोग जहाँ फ्लो बहुत कॉम्प्लेक्स होता है, कॉम्प्लेक्स मतलब जटिल, जटिल का मतलब जहाँ पे एडीज हो, या फ्लो पूर्ण रूप से समझ नहीं आता है कैसा फ्लो है। इस केस में, इस केसेस में मास ट्रांसफर रेट को फाइंड करने के लिए मास ट्रांसफर कोफिशिएंट का यूज करते हैं। मास ट्रांसफर कोफिशिएंट का यूज करते हैं। तो मास ट्रांसफर कोफिशिएंट की सहायता से मास ट्रांसफर कोएफिशिएंट की सहायता से मास ट्रांसफर रेट को निम्न तरीके से निकाला जाता है। मास ट्रांसफर रेट को निम्न तरीके से मेजर किया जाता है। तो मास ट्रांसफर कोएफिशिएंट क्या है, वह तरीका है जहाँ पर, ऐसे तरीका है जहाँ पे ऐसे ऐसे केस में जहाँ मास ट्रांसफर निकालना जहाँ पे फ्लो बहुत ही कॉम्प्लेक्स है, जहाँ समझ में नहीं आ रहा है, जहाँ एडीज का फॉर्मेशन है, जहाँ टर्बुलेंट फ्लो है, ऐसे केसेस में। ठीक है, क्योंकि एडीज का जो मोशन है बहुत ही कॉम्प्लेक्स होता है, ऐसे केस में मास ट्रांसफर रेट निकालने के लिए हम क्या करते हैं, मास ट्रांसफर कोएफिशिएंट। तो मास ट्रांसफर कोएफिशिएंट निकालने के लिए जो रेट होता है, यानी ए का जो फ्लक्स होगा वो समानुपाती किसके होगा, मास ट्रांसफर कोएफिशिएंट और ड्राइविंग फोर्स सी ए एस माइनस सी ए इन्फिनाइट। ये फ्लक्स है, जहाँ समीकरण नंबर 1, जहाँ के सी क्या है, मास ट्रांसफर कोएफिशिएंट,
CaS क्या है? ए का कंसंट्रेशन सरफेस पर, CA इन्फिनिट क्या है? ए का कंसंट्रेशन बल्क फ्लूइड में, ए का कंसंट्रेशन बल्क स्ट्रीम में, धारा में। जैसा कि मान लो ये प्लेट था, यहाँ पे फ्लूइड फ्लो हो रहा है, तो यहाँ पे जो कंसंट्रेशन है, ये देखिए यहाँ पे जो कंसंट्रेशन होगा, जैसे जैसे फ्लूइड, क्योंकि यहाँ से कंपोनेंट का ट्रांसफर कहाँ हो रहा है? फ्लूइड में, और फ्लूइड कहाँ फ्लो हो रहा है? उस प्लेट के ऊपर। समझिए बात को, ये हो गया एक्स, ये फ्लूइड फ्लो हो रहा है किसी सरफेस के ऊपर, और वो सरफेस के ऊपर क्या है? एक डिजॉल्विंग सल्यूट है, साल्ट है। जैसे फ्लूइड फ्लो होगा, साल्ट उसके अंदर घुलेगा, तो जो कंसंट्रेशन होगा फ्लूइड का, वाटर का, सरफेस के ऊपर कितना होगा? CaS, जो यहाँ अधिक होगा, और यहाँ पे कितना होगा बेटा? CA इन्फिनिट। तो जो मास ट्रांसफर रेट निकालना होगा, तो क्या करना पड़ेगा आपको? Na बराबर Kc, मास ट्रांसफर कोएफिशिएंट, इनटू ड्राइविंग फोर्स, CaS माइनस CA इन्फिनिट, जो आपने लिखा है। गर्म पानी जल से गर्म पानी जल से CS माइनस CA इन्फिनिट, ठीक है। तो ये था आपका मास ट्रांसफर कोएफिशिएंट क्या होता है। तो ऐसे केस में मास ट्रांसफर रेट निकालने के लिए, जहाँ पे फ्लो बहुत ही कॉम्प्लेक्स है, ऐसे केस में मास ट्रांसफर रेट को निकालने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं? मास ट्रांसफर कोएफिशिएंट का यूज़ करते हैं। मास ट्रांसफर, इसका मतलब यहाँ से अगर देखेंगे, मास ट्रांसफर कोएफिशिएंट का मान क्या हो जाएगा? Kc बराबर फ्लक्स बटा में ड्राइविंग फोर्स, CaS माइनस CA इन्फिनिट। इसका मतलब मास ट्रांसफर कोएफिशिएंट बराबर फ्लक्स बटा में ड्राइविंग फोर्स। ठीक है, तो ये हो गया समीकरण नंबर 1, 2। यूनिट क्या होगा मास ट्रांसफर कोएफिशिएंट का? यूनिट ऑफ मास ट्रांसफर कोएफिशिएंट बराबर क्या होगा? यूनिट ऑफ फ्लक्स, यूनिट ऑफ फ्लक्स बटा में यूनिट ऑफ ड्राइविंग फोर्स। ठीक है बेटा, इतना आपको लिखना है किसमें? मास ट्रांसफर कोएफिशिएंट में। अब आते हैं हम इंटरफेस मास ट्रांसफर। यहाँ तो कोई दिक्कत? चलो इसके पहले हम एक्सप्लेन करते हैं थियरीज ऑफ मास ट्रांसफर। थियरीज ऑफ मास ट्रांसफर, देखो अगर हम बात करें कि जो अनुप्रयोग में जो मास ट्रांसफ़र आते हैं, यानी जो प्रैक्टिकल मास ट्रांसफ़र के जो एप्लीकेशंस हैं, वो उसमें क्या क्या होते हैं? उसमें बेसिकली अधिकांश मास ट्रांसफ़र एप्लीकेशंस में जो मटेरियल का, यानी कंपोनेंट का जो ट्रांसफ़र होता है, वो फेज बाउंड्री के अक्रॉस होता है। फेज बाउंड्री के अक्रॉस मतलब फेज बाउंड्री फेज बाउंड्री का मतलब एक फेज से दूसरी फेज के क्रॉस। ठीक है,
तो अधिकांश प्रैक्टिकल मास ट्रांसफर अधिकांश प्रैक्टिकल मास ट्रांसफर के एप्लीकेशन में अब ये मतलब अनुप्रयोग कंपोनेंट या स्पीसीज कंपोनेंट का ट्रांसफर फेज बाउंड्री के अक्रॉस होता है, फेज बाउंड्री के अक्रॉस होता है। फेज बाउंड्री के मतलब फेज बाउंड्री का मतलब फेज बाउंड्री का मतलब एक फेज से दूसरी फेज में अगर ट्रांसफर हो रहा है तो उस बाउंड्री के क्रॉस होगा। जैसे कि कोई फ्लूइड का फ्लो हो रहा है किसी सॉलिड के सरफेस से, तो सॉलिड के सरफेस से यानी फ्लो ऑफ फ्लूइड ओवर अ सॉलिड सरफेस, तो सॉलिड के सरफेस से सिंगल फेज में जो मास ट्रांसफर एप्लीकेशन हो रहा है वो किसी कहाँ से हो रहा है, किसी सरफेस के ऊपर से हो रहा है। जैसे कि मैंने एग्जाम्पल दिया था ना अभी लास्ट एग्जाम्पल, ये दो, ये फेज बाउंड्री है, ये बाउंड्री है, इस बाउंड्री से फ्लूइड का जो कंपोनेंट है ए का ट्रांसफर कहाँ हो रहा है, इस फ्लूइड में, ये होता है फेज बाउंड्री। तो अधिकांश प्रैक्टिकल मास ट्रांसफर के एप्लीकेशन में कंपोनेंट का यानी स्पीसीज का जो ट्रांसफर होगा वो फेज बाउंड्री के अक्रॉस होता है, ठीक है। और उस स्पीसीज का जो रेट ऑफ मास ट्रांसफर होता है वो कई सारे फिजिकल प्रॉपर्टीज पे निर्भर करता है। दो फेज के बीच में जो मास का ट्रांसफर होगा, फेज बाउंड्री का मतलब ये नहीं कि एक ही सॉलिड फेज होगा, मतलब वो गैस से सॉलिड, लिक्विड से सॉलिड, कहीं भी हो सकता है। जैसे कि एब्जॉर्प्शन, एब्जॉर्प्शन में फेज बाउंड्री क्या है, एब्जॉर्प्शन में जो कंपोनेंट का ट्रांसफर कहाँ होता है, गैस फेज से लिक्विड फेज में, समझ में आ गया। तो गैस फेज से लिक्विड फेज में कंपोनेंट का ट्रांसफर हो रहा है, तो फेज बाउंड्री का मतलब एक फेज से दूसरी फेज में, फेज बाउंड्री। स्टिपिंग में क्या होता है, लिक्विड कंपोनेंट ट्रांसफर लिक्विड फेज से गैस फेज में होता है कि नहीं। ड्राई में क्या होता है, कंपोनेंट का ट्रांसफर सॉलिड फेज से गैस फेज में होता है। तो फेज बाउंड्री के एक हो रहा है, जितने भी हमने एग्जाम्पल देखे हैं मास ट्रांसफर एप्लीकेशंस के, है ना। तो अधिकांश प्रैक्टिकल जो मास ट्रांसफर के एप्लीकेशंस होते हैं उसमें कंपोनेंट का जो ट्रांसफर होता है वो फेज बाउंड्री के क्रॉस होता है, यानी एक फेज से दूसरी फेज में, ठीक है। दो फेज के बीच में कंपोनेंट के ट्रांसफर का रेट निम्न फैक्टर्स पर निर्भर करता है। निर्भर करता है, पहला क्या है, फेज की फिजिकल प्रॉपर्टीज यानी भौतिक गुणधर्म, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फेज। दूसरा, दोनों फेज, एक फेज से दूसरी फेज में होना, दोनों फेज की फिजिकल प्रॉपर्टीज पर निर्भर करेगा, ठीक है। कॉन्सेंट्रेशन डिफरेंस जो ड्राइविंग फोर्स है उस पर निर्भर करेगा, डिफरेंस। तीसरा, इंटरफेशियल एरिया, इंटरफेशियल एरिया कितना एरिया है मास ट्रांसफर के लिए। चौथा, डिग्री ऑफ टर्बुलेंस, टर्बुलेंस
का मान कितना है। जितना ज़्यादा टर्बुलेंसी होगा उतना ज़्यादा मास ट्रांसफर का रेट होगा। ठीक है, तो ये तो हो गया कि जो भी फेज बाउंड्री के अक्रॉस मास का ट्रांसफर होता है वो इन बातों पर निर्भर करता है। अब फेज बाउंड्री है, दो फेज के बीच में मास ट्रांसफर को एक्सप्लेन करने के लिए बहुत सारे मॉडल्स दिए गए हैं। उन मॉडल्स को क्या बोलते हैं, मास ट्रांसफर मॉडल्स या थियरीज। ठीक है, फेज बाउंड्रीज, फेज बाउंड्री के अक्रॉस यानी एक फेज से दूसरी फेज के बीच मास ट्रांसफर के मैकेनिज्म को एक्सप्लेन करने के लिए कि कैसे होता होगा, करने के लिए निम्न थियरीज प्रस्तावित हैं। पहला, फिल्म थियरी। ये थियरी बहुत ही इंपॉर्टेंट है जो आपकी एग्जाम में आती है। तो आपको सीधा सीधा नाम दे देगा ये थियरी क्या है, ये थियरी क्या है, ये थियरी क्या है। तो फिल्म थियरी को बोलता है, तो आपको यहाँ से एक्सप्लेन करना है। ठीक है, तो आपको बेसिकली आपके सिलेबस में 3 थियरी देनी चाहिए, मेरे ख्याल 3 थियरी हुआ। लेट मी चेक हियर। फिल्म थ्योरी, पेनिट्रेशन थ्योरी एंड सरफेस रिन्यूअल थ्योरी, 3 थ्योरी है। फिल्म थ्योरी, पेनिट्रेशन थ्योरी और तीसरा सरफेस रिन्यूअल थ्योरी। ये 3 थ्योरी में से 2 थ्योरी पक्का है आने वाली है। तो पहले हम बात करते हैं किसकी, फिल्म थ्योरी की। ये थ्योरी क्या है बेसिकली, फेज बाउंड्री के अक्रॉस की एक फेज से दूसरे फेज में मास ट्रांसफर कैसे होता है उसको एक्सप्लेन करने के लिए ये थ्योरियाँ दी गई हैं। तो पहले हम बात करते हैं फिल्म थ्योरी की। अगर आपसे पूछता है फिल्म थ्योरी क्या होता है तो आप यहाँ से करेंगे स्टार्ट। यह थ्योरी विटमैन ने 1923 में दिया था। यह थ्योरी विटमैन, WHIT, विटमैन ने 1923 में दिया था। इस थ्योरी के एजम्पशंस निम्नलिखित हैं। क्या क्या उसने एज्यूम किया था, निम्नलिखित है। उसने क्या बोला, पहला पॉइंट ए, फेज बाउंड्री के अक्रॉस एक छोटी सी हाइपोथेटिकल स्टैग्नेंट फिल्म होती है। फेज बाउंड्री के अक्रॉस एक
स्मॉल हाइपोथेटिकल मतलब आभासी, एक्चुअली में होती नहीं है वो, उसने एज्यूम किया। स्मॉल हाइपोथेटिकल, हाइपोथेटिकल स्टैग्नेंट फिल्म होता है। तो उसने बोला कि फेस बाउंड्री के अक्रॉस एक स्मॉल हाइपोथेटिकल फिल्म होता है। अभी सारे पॉइंट्स को मैं एक्सप्लेन कर दूंगा। और इस स्टैग्नेंट फिल्म में स्टेडी स्टेट मॉलिक्यूलर डिफ्यूजन के द्वारा मास ट्रांसफर होता है। क्यों? क्योंकि वो स्टैग्नेंट है, और जब भी स्टैग्नेंट होगा तो कौन सी मैकेनिज्म काम में आएगी? मॉलिक्यूलर डिफ्यूजन। मास ट्रांसफर होता है। ठीक है बेटा। इस फिल्म के, कौन सी फिल्म? स्टैग्नेंट फिल्म। इस फिल्म के अक्रॉस, बियॉन्ड, अक्रॉस नहीं, इस फिल्म के बियॉन्ड, बियॉन्ड मतलब इसके बाद, बाहर फ्लूइड हाईली टर्बुलेंट फ्लो होता है। हाईली टर्बुलेंट होता है। ठीक है। अतः मास ट्रांसफर के लिए सभी रेजिस्टेंस इसी हाइपोथेटिकल फिल्म में विद्यमान होता है। इसी हाइपोथेटिकल स्टैग्नेंट फिल्म में, इसी हाइपोथेटिकल स्टैग्नेंट फिल्म में प्रेजेंट रहता है। प्रेजेंट, PRESENT रहता है। तो इस फिल्म के बाहर कोई भी रेजिस्टेंस नहीं होता है, क्योंकि फ्लो क्या है? हाईली टर्बुलेंट है। इतने पॉइंट लिख देना बस, अभी मैं एक्सप्लेन करूंगा। इस फिल्म के बाहर रेजिस्टेंस शून्य होता है, क्योंकि इसके बाहर फ्लो बहुत टर्बुलेंट होता है। अब क्यों शून्य होगा? क्योंकि टर्बुलेंट की वजह से इडीज का फॉर्मेशन होगा। इडीज तुरंत ही क्या होंगे? कॉन्सेंट्रेशन को एक समान कर देंगे। जब कॉन्सेंट्रेशन एक समान होगा तो कोई भी रेजिस्टेंस ही नहीं बचेगा मास ट्रांसफर के लिए। अब इस चीज़ को आप ऐसा समझिए, जैसे मान लो आपके पास एक सॉलिड सरफेस है ऐसा, ठीक, ये फेस बाउंड्री है। अब मान लो यहाँ से कंपोनेंट का ट्रांसफर हो रहा है इधर, इधर कोई फ्लूइड फ्लो हो रहा है, इधर फ्लूइड फ्लो हो रहा है, ठीक है। अब क्या होगा कि फ्लूइड फ्लो हो रहा है, लेकिन एक इस फ्लूइड में फ्लो हाईली टर्बुलेंट है,
फ्लो भले ही हाईली टर्बुलेंट है, लेकिन जो फ्लो पास में होगा वहाँ पे जनरली फ्लो स्टेगनेंट होता है। तो वही बोल रहा है कि जो फ्लो होगा एक्चुअली में जो प्रोफाइल होगी वो बेटा ऐसी होगी, ये देखिए यहाँ पे जो कॉन्सेंट्रेशन है वो क्या है CAS, और यहाँ कितना बेटा CA इन्फानाइट। तो जो ड्राइविंग फोर्स है अगर हम बात करें तो CAS टू CA इन्फानाइट कुल ड्रॉप कितना हुआ, यहाँ पे कितना कॉन्सेंट्रेशन है फ्लूइड का, जो भी फ्लूइड सरफेस के ऊपर है वो कितना है CAS, जो फ्लूइड बहुत दूर है वो कितना है CA इन्फानाइट। तो टोटल ड्रॉप कितना होगा CAS टू CA इन्फानाइट, ठीक है। लेकिन ये तो हो गया एक्चुअल कॉन्सेंट्रेशन प्रोफाइल, एक्चुअल कॉन्सेंट्रेशन प्रोफाइल। लेकिन फिल्म थ्योरी के अकॉर्डिंग कैसा प्रोफाइल बनेगा, लीनियर। इसने बोला फिल्म थ्योरी के अनुसार जो प्रोफाइल होगी वो अलग पेन से बनाएंगे आप, अलग कलर के पेन से। उसके अकॉर्डिंग जो प्रोफाइल होगा वो लीनियर होगा, ये देखिए। और जो भी रेजिस्टेंस है यही आपकी स्टेगनेंट फिल्म है। ये जो है फिल्म है डेल्टा। डेल्टा क्या है, स्मॉल हाइपोथेटिकल फिल्म, या हम जेड मान लें चलो। जो फिल्म की थिकनेस है वो कितनी है बेटा जेड, और यही जेड जो है स्मॉल हाइपोथेटिकल फिल्म है जो इस फेज के क्रॉस मूव कर रहा है। फ्लूइड तो पूरे मुंह फ्लो हो रहा है, लेकिन जो ये जो रीजन है जेड वाला वो क्या है हाइपोथेटिकल स्टेगनेंट फिल्म है। और इस जो भी रेजिस्टेंस है मास ट्रांसफर के लिए उसी फिल्म में देखो जो भी रेजिस्टेंस था एक्चुअल में जो रेजिस्टेंस था कितना था बेटा CS टू CA इन्फानाइट ड्रॉप, और वही ड्रॉप इसमें भी है। ये है आपका हाइपोथेटिकल कॉन्सेंट्रेशन प्रोफाइल, हाइपोथेटिकल कॉन्सेंट्रेशन प्रोफाइल। तो जो भी रेजिस्टेंस है इसमें भी उतना ही है CS टू CA इन्फानाइट, लेकिन जो भी रेजिस्टेंस था वो केवल यहाँ तक था, इसके बाहर कोई भी रेजिस्टेंस नहीं है। देखिए इसके बाहर देखेंगे तो यहाँ भी CA इन्फानाइट, यहाँ भी CA इन्फानाइट, क्योंकि बाहर क्या है बहुत ज़्यादा एडीज है, यहाँ एडीज ज़्यादा है, हाईली एडीज आर देयर। तो फ्लो क्या है हाईली टर्बुलेंट है। इसके अंदर कोई भी एडीज नहीं होगा, इस फिल्म के अंदर ये एडीज है, क्लियर। तो यही फिल्म थियरी आप देखेंगे। पहला क्या है कि किसी भी फेस बाउंड्री के अक्रॉस एक स्मॉल हाइपोथेटिकल फिल्म होता है, जो कि मैंने ये दिखा दिया स्मॉल हाइपोथेटिकल फिल्म है जिसकी थिकनेस कितना है जेड। इस फिल्म के अक्रॉस जो मास ट्रांसफर रेट कैसा होगा स्टेडी स्टेट मॉलिक्यूलर डिफ्यूजन के अक्रॉस, ये फेस बाउंड्री, ठीक है बेटा। आप देखेंगे सेकेंड पॉइंट, इस हाइपोथेटिकल फिल्म में जो भी मास का ट्रांसफर होगा वो स्टेडी स्टेट मॉलिक्यूलर डिफ्यूजन, क्योंकि फ्लो कैसा है स्टेगनेंट है। और इस फिल्म के बाहर फ्लो क्या होता है हाईली टर्बुलेंट होता है, देखिए एडीज है। मास ट्रांसफर के लिए सभी रेजिस्टेंस इसी हाइपोथेटिकल फिल्म में ही प्रेजेंट रहते हैं। जो भी रेजिस्टेंस होगा जो भी ड्रॉप होगा वो केवल इसी फिल्म में होगा, फिल्म के थ्योरी के अनुसार। इसके बाहर कोई भी रेजिस्टेंस नहीं होगा। इसमें जो मास ट्रांसफर का फिर निकालते हैं इसका फॉर्मूला होता है DAB बटा में Z। यानी अगर आपको Z का मान पता है, Z का मतलब थिकनेस, वो फिल्म थिकनेस जिसमें पूरा रेजिस्टेंस लाई करता हो, और DAB क्या है डिफ्यूजिविटी ऑफ A एंड B, तो वहाँ से क्या आ जाएगा मास ट्रांसफर कोफिशिएंट। और एक वो मास ट्रांसफर कोफिशिएंट आ गया, उसकी सहायता से हम मास ट्रांसफर रेट निकाल सकते हैं। क्या मास ट्रांसफर कोफिशिएंट इनटू ड्राइविंग फोर्स CAS माइनस CA इन्फानाइट, ठीक है बेटा। तो KC कहाँ से निकलेगा इस इक्वेशन से, यहाँ से निकालने के बाद यहाँ रख देंगे तो क्या आ जाएगा फ्लक्स आ जाएगा A का, कितनी रेट से कंपनी का ट्रांसफर हो रहा है। ये फिल्म थियरी, इतना आपको लिखना है, क्लियर। अब आते हैं नेक्स्ट थ्योरी पेनिट्रेशन थ्योरी। सब ने अपनी अपनी अलग थ्योरी दी। पेनिट्रेशन थ्योरी, पेनिट्रेशन का मतलब होता है भेदन। यह थ्योरी हिग्बी ने इस थ्योरी को 10 साल के बाद 1935 में हिग्बी के द्वारा दिया गया।
ठीक है। इसमें क्या है, हिग्बी ने क्या ऑब्जर्व किया, हिग्बी ने देखा कि मास ट्रांसफ़र के बहुत सारे ऐसे एप्लीकेशन हैं जहाँ पर दो फेज के बीच में कांटेक्ट टाइम बहुत कम होता है, जिसके कारण स्टेडी स्टेट मास ट्रांसफ़र नहीं हो संभव है। जो कि किसने बोला था, फिल्म थियरी ने। फिल्म थियरी में जो मास ट्रांसफ़र था वो कैसा था बेटा, स्टेडी स्टेट मॉलिक्यूलर डिफ्यूजन। देखो स्टेडी स्टेट, और स्टेडी स्टेट होने के लिए पर्याप्त समय चाहिए। दो फेज जो संपर्क में आएंगे उनमें पर्याप्त समय चाहिए, तब जाके स्टेडी स्टेट मास ट्रांसफ़र होता है। लेकिन हिग्बी ने क्या बोला कि भाई हमने तो बहुत सारे ऐसे एप्लीकेशन भी देखे हैं मास ट्रांसफ़र के जहाँ पे संपर्क दो फेज के बीच में बहुत कम है, दो फेज आपस में बहुत कम संपर्क टाइम के लिए आते हैं, जिसकी वजह से स्टेडी स्टेट मास ट्रांसफ़र तो संभव नहीं है। यानी ये तरीके से उन्होंने फिल्म थ्योरी को काटा, बोला कि सही नहीं है। ठीक है, तो हिग्बी ने यह देखा कि मास ट्रांसफ़र के बहुत सारे एप्लीकेशंस ऐसे हैं जहाँ पर दो फेज के बीच का कांटेक्ट टाइम, संपर्क इतना कम होता है कि स्टेडी स्टेट प्रोसेस के द्वारा मास ट्रांसफ़र संभव नहीं है। क्योंकि कांटेक्ट टाइम बहुत ही कम होता है। अतः ऐसे केसेस में मास ट्रांसफर कैसा हुआ, अनस्टेडी स्टेट, अनस्टेडी स्टेट मास ट्रांसफर संभव है, पर ही संभव है। क्लियर। तो इस थ्योरी के मुख्य पॉइंट निम्नलिखित हैं। इस थ्योरी के मुख्य बिंदु निम्न है। पहला तो उन्होंने क्या ऑब्जर्व किया कि जो कांटेक्ट टाइम है इतना कम है कि जो भी मास ट्रांसफ़र जो विटमैन ने फिल्म थ्योरी में दिया था कि स्टेडी स्टेट होगा, वो जो संभव ही नहीं है। ठीक है, तो यानी कैसा होगा मास ट्रांसफ़र, अनस्टेडी स्टेट मास ट्रांसफ़र होगा। तो पहला जो पॉइंट है इनका वो ये है कि इंटरफेस पर, इंटरफेस क्या होता है जहाँ पर दो फेज संपर्क में आते हैं, इंटरफेस पर, इंटरफेस के क्रॉस या फेज बाउंड्री के क्रॉस या फेज बाउंड्री के अक्रॉस अनस्टेडी स्टेट मास ट्रांसफ़र होता है। स्टेडी स्टेट नहीं होता है, उन्होंने बोला अनस्टेडी स्टेट। क्योंकि फेज के बीच, क्योंकि दो फेज के बीच
और कांटेक्ट टाइम बहुत कम होता है। वाला पॉइंट या ऐसा लिख सकते हैं कि दो फेज के बीच कांटेक्ट टाइम कम होने की वजह से फेज बाउंड्री के क्रॉस जो मास ट्रांसफर कैसा हुआ, अनस्टेडी स्टेट मास ट्रांसफर होता है। दूसरा पॉइंट, फ्लूइड एलिमेंट बल्क से इंटरफेस पर कन्वेक्शन के द्वारा पहुंचता है, अभी फिगर से क्लियर हो जाएगा, पहुंचता है तथा सभी फ्लूइड एलिमेंट इंटरफेस पर एक समान टाइम समय व्यतीत करते हैं। तीसरा, इंटरफेस पर सॉल्यूट या कंपोनेंट इंटरफेस पर सॉल्यूट मॉलिक्यूलर डिफ्यूजन, बट कौन सा मॉलिक्यूलर डिफ्यूजन, अनस्टेडी स्टेट, अनस्टेडी स्टेट मॉलिक्यूलर डिफ्यूजन के द्वारा फ्लूइड एलिमेंट में ट्रांसफर होता है। ठीक है, चौथा पॉइंट, इंटरफेस पर फ्लूइड एलिमेंट स्पेलिंग लिखना, एलिमेंट एक निश्चित समय के बाद वापस बल्क फ्लूइड में चला जाता है। पुनः दूसरा फ्लूइड एलिमेंट इंटरफेस पर पहुंचता है, पुनः वही प्रक्रिया लगातार चलती रहती है। ठीक है बेटा, अब देखो ये है क्या क्या है ये सब,
मैंने सिंपल सा एग्जांपल दिया, उन्होंने बोला कि बहुत सारे ऐसे एप्लीकेशन हैं जहाँ पे मास का ट्रांसफ़र जो कैसा होगा, कॉन्टेक्ट टाइम बहुत कम होता है, जिसके कारण मास का ट्रांसफ़र स्थिर क्षेत्र में होकर के अनस्थिर क्षेत्र होगा। जैसा कि मान लो ये एक पानी की सतह है बेटा, ये पानी सतह है, ठीक है, और यहाँ पे क्या है, गैस है, एयर। अब यहाँ पे मान लो तुम्हारे पास ये इंटरफेस हो गया जहाँ पे ये लिक्विड और ये गैस, ये क्या हो गया, इंटरफेस हो गया। और ये मास ट्रांसफर एक बार फेज बाउंड्री है, क्योंकि लिक्विड से गैस में है, गैस से लिक्विड में कंपाउंड का ट्रांसफर हो रहा है। मान लो हमें गैस को डिफ्यूज़ करना है लिक्विड में, तो क्या होता है इसके अकॉर्डिंग, ये जो ये बल्क लिक्विड है, ये पूरा लिक्विड है मेरा, तो इस थ्योरी के अनुसार जो लिक्विड के मॉलिक्यूल्स हैं, ये फ्लूइड एलिमेंट है, ये फ्लूइड एलिमेंट पहले बल्क लिक्विड से, ये क्या है, बल्क लिक्विड, ढेर, बल्क मतलब ढेर, बल्क लिक्विड से कहाँ आएगा, इंटरफेस पर पहुँचेगा। ये देखो कहाँ पहुँचा, इंटरफेस पर। यहाँ पहुँचने के बाद से कुछ समय व्यतीत करेगा, कुछ समय बहुत स्मॉल टाइम स्पेंड करेगा, स्मॉल टाइम थीटा जो समय है वो कितना है, थीटा टाइम स्पेंड किया। उसके बाद से पुनः जो है वो बल्क लिक्विड में वापस आ गया। ये प्रक्रिया है। ये यहाँ से चला, कहाँ पहुँचा, इंटरफेस पर। जैसे ही इंटरफेस पर पहुँचेगा तुरंत जो सल्यूट गैस ए है इसके अंदर एब्जॉर्ब होगा, क्योंकि यहीं पे आकर के वो संपर्क में आया। तो ये एलिमेंट पहले बल्क से चला, इंटरफेस पे पहुंचा, कैसे, कन्वेक्शन के द्वारा। पहुंचने के बाद जैसे इंटरफेस पहुंचा वहाँ पे बहुत कम समय के लिए, कितने समय के लिए, थीटा समय के लिए यहाँ तक रहा, फिर उतना ही समय में क्या होगा, मास का ट्रांसफर होगा। तो चूँकि समय बहुत कम है इंटरफेस पर गैस के साथ संपर्क में आने के लिए, तो उतने ही समय में क्या होगा, ए डिफ्यूज़ होगा, उसके बाद से पुनः ये कहाँ चला जाएगा, बल्क में वापस लौट जाएगा, फिर पुनः नया एक जाएगा। ये प्रक्रिया लगातार चलती रहती है। आप पढ़ेंगे अगर पॉइंट्स तो बहुत क्लियर हो जाएगा कि इंटरफेस या फेस बाउंड्री के अक्रॉस अनस्थिर क्षेत्र मास ट्रांसफर होता है। पहला बात, क्योंकि कॉन्टेक्ट टाइम बहुत ही कम होता है। दूसरा, फ्लूइड एलिमेंट, ये है फ्लूइड एलिमेंट बेटा, इसे बोलते हैं फ्लूइड एलिमेंट। ये में बहुत सारे, ये फ्लूइड एलिमेंट है आपका, फ्लूइड एलिमेंट। आपने देखा फ्लूइड एलिमेंट बल्क से कहाँ पहुंचा, इंटरफेस पर, कन्वेक्शन के द्वारा पहुंचता है। और सभी फ्लूइड एलिमेंट एक समान समय, इसमें एक एजम्पशन ये है कि सभी फ्लूइड एलिमेंट जितने भी होंगे, मान लो ये आया, एक समय निश्चित 2 सेकेंड व्यतीत किया, आया, फिर दूसरा आया वो भी 2 सेकेंड, तीसरा आया वो भी 2 सेकेंड, तो हर एक फ्लूइड एलिमेंट एक समान समय व्यतीत करने के बाद से कहाँ पहुँच जाएंगे, पुनः वो बल्क में पहुँच जाएंगे। वही लिखा हुआ इसमें कि इंटरफेस पर सल्यूट यानी कंपोनेंट अनस्थिर क्षेत्र मॉलिक्यूलर डिफ्यूजन द्वारा फ्लूइड एलिमेंट में ट्रांसफर होता है। देखो यहाँ पे जो कंपोनेंट का ट्रांसफर हो रहा है ए का, वो कैसे हो रहा है, कंपोनेंट यानी सल्यूट का जो ये सल्यूट है यानी कंपोनेंट है, इसका ट्रांसफर कैसे हो रहा है, अनस्थिर स्टेट के द्वारा, क्योंकि समय बहुत ही कम है, बहुत कम समय के लिए ये फ्लूइड एलिमेंट यहाँ आया, तो बहुत कम समय के लिए इसके अंदर ट्रांसफर हो जाएगा, उसके बाद से फिर ये बल्क में चला जाएगा। इस प्रकार से पुनः एक नया आएगा। ये प्रक्रिया लगातार चलती रहती है। तो मेन इसमें यह है कि इसमें संपर्क का समय बहुत ही कम है, थीटा क्या है, कॉन्टेक्ट टाइम। और जैसे ही यहाँ पे आएगा तो यहाँ पे जो कॉन्सेंट्रेशन होगा ए का क्या होगा, CAI इंटरफेस पर, और इधर कितना होगा, CAB। और यहाँ पे जो कॉन्सेंट्रेशन था CAB था, बल्क, ये पूरा ही बल्क था। लेकिन जैसे यहाँ पे आया तो ऊपर कितना हो गया, CAI, क्योंकि यहाँ पे मास का ट्रांसफर हुआ, कैसा, अनस्थिर स्टेट मॉलिक्यूलर डिफ्यूजन हुआ। ठीक है, और जैसे ही आया इंटरफेस पर इक्विलिब्रियम अटेन होता है, साम्यावस्था अटेन हो जाती है। ठीक है, इस थ्योरी के अनुसार जो मास ट्रांसफर कोएफिशिएंट होता है KL वो होता है √4DAB बटा में पाई इंटू थीटा। ये फार्मूला जरूर लिखिएगा। थीटा क्या है, कॉन्टेक्ट टाइम, जहाँ DAB क्या है, डिफ्यूजिविटी ऑफ A एंड B। डिफ्यूजिविटी, ये लिक्विड को B बोला हूँ मैं और गैस को A बोला हूँ, डिफ्यूजिविटी ऑफ A इन B। ठीक है, थीटा क्या है, कांटेक्ट टाइम, और पाई जानते हो 3.14, 4 DAB अपन पाई थीटा वर्गमूल के अंदर। ये हो गया आपके कौन सी थ्योरी, पेनिट्रेशन थ्योरी। इतनी चीज़ें आपको लिखनी पड़ेंगी।
बहुत सिंपल है, ठीक है बेटा। और एक और थ्री है, वो है सरफेस रिन्यूअल थ्योरी। लिख लीजिए पहले, लास्ट थ्री सरफेस रिन्यूअल थ्योरी। सरफेस रिन्यूअल थ्योरी। देखिए ये थ्योरी डैंकवर्ट ने, इस थ्योरी को डैंकवर्ट DANCKWERT डैंकवर्ट ने 1951 में दिया था मेरे ख्याल से। हाँ, मैं दिया था। तो डैंकवर्ट ने क्या देखा, डैंकवर्ट ने बोला कि पेनिट्रेशन थ्योरी का जो एजम्पशन है कि सभी फ्लूइड एलिमेंट्स इंटरफेस पर एक समान समय व्यतीत करेंगे, जो कि यह हर केस के लिए संभव नहीं है। जैसे कि कौन से ऐसे केस है संभव नहीं है, जहां पर मान लो एक बबल है या स्टील टैंक है। जैसे मान लो इस केस में मैं क्या बोला, एक और एग्जांपल इसमें लिख सकते हो, एक और फिगर बना, पेनिट्रेशन थ्योरी में एक और फिगर बना सकते हो। एक तो ये फिगर हो गया, दूसरा कि मान लो एक आपके पास गैस बबल है, समझिए ये क्या है बेटा, गैस बबल। और ये गैस बबल किस में है, लिक्विड में राइज कर रहा है। गैस का बबल है, लिक्विड में राइज कर रहा है। जो भी लिक्विड के एलिमेंट्स हैं, मान लो ये लिक्विड का एलिमेंट आया यहाँ पे, यहाँ से यहाँ पहुँचा इस सतह से होते हुए बबल के, फिर यहाँ पहुँचा, ठीक उसी तरीके से यहाँ से इधर गया, और फिर यहाँ से होते हुए ये अलग हो गया, डिटैच हो गया यहाँ से। तो ये जो आप देख रहे हो, ये क्या है, ये लिक्विड का एलिमेंट है बेटा। तो जो लिक्विड के एलिमेंट हैं वो गैस बबल के सरफेस से होकर तो एक निश्चित समय ही तो व्यतीत करेंगे ना, उसके बाद से फिर दूसरा आ जाएगा लिक्विड एलिमेंट। समझ आ रहा आपको? तो जो कांटेक्ट टाइम है, यानी अच्छा अब खुद सोचो, अगर ये जो गैस के बबल हैं वो अलग अलग साइज के हैं, अलग अलग साइज के हैं, तो क्या होगा, तो संपर्क का जो समय है इस लिक्विड का, इसी लिक्विड का जो संपर्क का समय अलग अलग होगा। मान लो इसका गैस बबल ये तो इतने साइज का है गैस बबल जो आपको दिख रहा है, और उस पर एलिमेंट आया, इतना समय व्यतीत रहा जो दिख रहा है, अब फिर यहाँ से अलग हो गया, फिर नया एलिमेंट आया, फिर एक कांस्टेंट समय व्यतीत किया। और तभी संभव है जब गैस की बबल की साइज एक समान होगी, जितने भी बबल उसमें से निकल रहे होंगे वो सब एक समान साइज के होंगे। लेकिन अगर गैस का बबल विभिन्न साइज का है तो क्या संपर्क का समय एक होगा या डिफरेंट होगा, अलग अलग होगा। वही डैंकवर्ट ने बोला कि भाई पेनिट्रेशन ने जो थ्योरी दिया वो हर जगह सही नहीं है, वो वहीं सही है जहाँ पर संपर्क का समय एक समान है। जबकि बहुत सारे ऐसे भी मास ट्रांसफर के एप्लीकेशन है जहाँ पर कांटेक्ट टाइम एक समान नहीं है।
ठीक है, वहाँ पे कॉन्टेक्ट टाइम जो है वो अलग अलग होगा सबका। तो डाइकवर्ड ने ऑब्जर्व किया कि बोला कि पेनिट्रेशन को इसमें इम्प्रूवमेंट करना चाहिए, कि जो भी फ्लूइड एलिमेंट इंटरफेस पे पहुंच रहा है वो एक समान समय नहीं व्यतीत करेगा, जबकि हर एक फ्लूइड एलिमेंट अलग अलग टाइम स्पेंड करेरेगा। इसीलिए वहाँ पे क्या आ जाएगा, एक रेजिडेंस टाइम डिस्ट्रीब्यूशन आ जाएगा। डिस्ट्रीब्यूशन मतलब विभिन्नता, किसमें, रेजिडेंस टाइम में। रेजिडेंस टाइम का मतलब टाइम जितना स्पेंड किया गया मॉलिक्यूल्स के द्वारा इंटरफेस पर, वो एक समान नहीं रहेगा, अलग अलग रहेगा। इसीलिए वहाँ पे एक विरूपता आ जाएगी, विभिन्न रूपता आ जाएगी। डाइकवर्ड ने यह ऑब्जर्व किया कि ऐसे मास ट्रांसफर एप्लीकेशंस जहाँ बबल्स या ड्रॉपलेट्स, बूंद, ड्रॉपलेट्स विभिन्न साइजेस में, विभिन्न आकार में प्रेजेंट हो, वहाँ कांटेक्ट टाइम एक समान नहीं हो सकता। वहाँ कांटेक्ट टाइम एक समान नहीं हो सकता है। अतः पेनिट्रेशन थ्योरी में पेनिट्रेशन थ्योरी में कांस्टेंट टाइम एक समान कांटेक्ट टाइम के एजम्पशन में करेक्शन होना चाहिए। क्योंकि डिफरेंट साइज के बबल्स तथा ड्रॉपलेट्स विभिन्न साइज के बबल्स तथा ड्रॉपलेट्स के लिए कांटेक्ट टाइम भिन्न होगा, भिन्न होता है। समझ आ गया? एक समान समय कोई भी लिक्विड एलिमेंट इंटरफेस पर एक समान समय व्यतीत ही नहीं कर सकता है, क्योंकि सबका टाइम अलग अलग है।
सबका साइज अलग अलग है, इस वजह से टाइम अलग अलग होगा, ठीक है ना। अतः इंटरफेस पर, यहाँ पे दो फेज संपर्क, इंटरफेस पर फ्लूइड एलिमेंट अलग अलग टाइम स्पेंड करते हैं। अतः इस थ्योरी के अनुसार मास ट्रांसफर कोफिशिएंट होता है प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट डी ए बी इंटू एस, डी ए बी इंटू एस, जहाँ डी ए बी क्या है बेटा, डिफ्यूजिविटी ऑफ ए एंड बी, एस क्या है, सरफेस रिन्यूअल रेट, सरफेस रिन्यूअल, रिन्यूअल मतलब क्या होता है, पुनः नया, सरफेस रिन्यूअल रेट। मतलब कितने रेट से जो सरफेस पे जो एलिमेंट है वो क्या हो रहा है, रिप्लेस हो रहा है, समझ में आ गया। क्योंकि जो एलिमेंट, जो इंटरफेस होगा वहां पे फ्लूइड एलिमेंट एक समान समय व्यतीत नहीं कर रहा है, हर एक फ्लूइड एलिमेंट अलग अलग टाइम स्पेंड कर रहा है, ठीक है। इसलिए वहां पे बार बार सरफेस रिन्यू होता जाएगा कंटिन्यूसली नए एलिमेंट से, और सबकी प्रोबेबिलिटी अलग अलग है, हर एक फ्लूइड एलिमेंट की प्रोबेबिलिटी वहां पे पहुंचने की एक और पॉइंट इसमें लिख सकते हो, हर एक फ्लूइड एलिमेंट की जो प्रोबेबिलिटी होगी वो उसके एज से इंडिपेंडेंट होगी, एज पर निर्भर नहीं करेगी कितने समय वो स्पेंड किया वहां पे, ठीक है ना। ये है सरफेस रिन्यूअल रेट, इतना पॉइंट आप लिख लीजिएगा, बहुत है, क्लियर है। तो ये हमने 3 थ्योरी डिस्कस की है, तो प्लीज़ इसको आप कंप्लीट कर लीजिएगा।